बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर रोज़ एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं फ़कीर इकबाल साहब, जो कि होम टीवी के डायरेक्टर हैं। आज जो हम कश्मीर यौम यकजहती के जो हवाले से बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अहमद, आप ठीक हैं? आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू that the young peoples are coming in this field and they are very confident. जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपके से मतलब जो आपने मेरा तारीफ़ की। तो सर हम जो है इसका जो शो का स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कश्मीर के हवाले से हम आज बात करेंगे। जी कश्मीर जिसे जी कश्मीर जिसे कश्मीर जिसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। कश्मीर की खूबसूरती को देखना वहाँ के रहने वाले लोगों को मुयस्सर नहीं है। इनकी नस्लें फौजी वर्दियों और कर्फ्यू को देखने में गुजर जाती हैं। तमाम आलमी बिरादरी इस मसले पर खामोश है। तो कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई भी इकदाम उठाने पर तैयार नहीं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म हर बार सलामती कौंसिल में कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अभी तक कश्मीरियों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर क्यों मनाया जाता है सर, इसके बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल से बताएं। देखिए, पाकिस्तान का टूट अंग कहा था और कश्मीरी एक बड़ी आबादी जो है कश्मीर की, वो मुसलमानों पर मुश्तमिल है। इसलिए कश्मीरी मुसलमानों का भी ये मौक़िफ़ था, ये ख्याल था, ये अज़्म था कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी एफिलिएशन चाहते हैं। लेकिन जो गुलाब सिंह डोगरा कश्मीर का जो राजा था, उसने कश्मीर को फरोख्त कर दिया था उस वक्त के बरतानवी राज में। और उसके बाद कश्मीरी जो है वो एक तरह से, यानी हम जो कहते हैं ना कि तारीख में लोगों की, इंसानों की खरीदो फरोख्त होती थी, गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। तो ये 20वीं सदी में भी वो अमल जो है इस तरह से होता था कि पूरी स्टेट जो है वो वहां के रहने वालों की मर्जी के खिलाफ बेच दी गई। और फिर उस पर ये एक डिस्प्यूट हुआ और ये डिस्प्यूट इतना बड़ा डिस्प्यूट बना कि इसको जो है अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा में जो उस वक्त के भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू, जो तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान के एक रुकन भी थे कांग्रेस के हवाले से, क्योंकि अंग्रेजों से बरसगीर को जो दोनों तहरीकें आज़ाद करवाना चाहती थी, उनमें कांग्रेस भी शामिल थी और मुस्लिम लीग भी शामिल थी। और फिर इस तरह से जब दोनों मुल्कों की तकसीम हुई और एक खित्ता पाकिस्तान बना और एक खित्ता जो है वो एक खित्ता जो है वो भारत हो गया, इंडिया हो गया या हिंदुस्तान हो गया। तो कश्मीर तो एक बिल्कुल जो है सॉवरेन स्टेट थी। और इसी तरह से और भी सॉवरेन स्टेट थी इंडिया में, जिनमें हैदराबाद दक्कन थी, जिनमें जूनागढ़ थी। तो इस तरह से ये उसमें आते ही नहीं थे। ये जो रियासतें थी ये उस तकसीम में कहीं आती ही नहीं थी, इसलिए कि वो एक अलग स्टेट के तौर पे, एक अलग मुल्क के तौर पे, अपनी अलग करेंसी के साथ, अपने अलग फौज के साथ मौजूद थी। लेकिन तकसीम के बाद चूंकि इनका जो रकबा था, इनकी जो आबादियां थी, वो इतनी मुख्तसर या छोटी थी कि जो डोमिनेटेड इलाके के ममालिक थे, उन्होंने इनको अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की। और उस तरह से कश्मीर के साथ भी यही हुआ कि हिंदुस्तान ने उस पर गासिबाना कब्जा कर लिया, वहां अपनी फौज उतार कर। लेकिन
चूंकि कश्मीरियों की जो बड़ी आबादी है, जो आज यौम कश्मीर मनाया जा रहा है, आज आप देखें, और अक्सर हम देखते रहते हैं कि गुज़िश्ता 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, वहां मोदी हुकूमत ने ऐसे कवानीन मुतारिफ कराए गए हैं और ऐसे वहां पे जो है वो मुहासरा किया हुआ है, वहां के लोगों को जो है आजादाना चलना फिरना, अपनी जिंदगी गुजारने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, और वहां पे जो है भारतीय हुकूमत का तसल्लुत है। उसके बाद एक काम जो आइन के बिल्कुल मुतसादम है वो किया गया है कि वहां पे इवन आपको मैं यहाँ एक थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि जी जी पाकिस्तान ने कश्मीरियों को कितनी लिबर्टी दी हुई है, पाकिस्तान ने कश्मीरियों के साथ अपना यकजहती का इजहार किस तरह से किया हुआ है। इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह से मैं आपको दे सकता हूं कि आजाद कश्मीर में रहने वाला कोई भी शख्स पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में जमीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, जायदाद ले सकता है, लेकिन कश्मीर की सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी कोई शख्स जो है वो वहां पे ना जायदाद ले सकता है, ना जमीन ले सकता है, ना घर बना सकता है। तो मतलब ये उस वक्त तक कि अभी उसकी सॉवरेनिटी पाकिस्तान ने उसका एहतराम किया हुआ है। तो ये बात आपको ज़िम्नन मैंने बताई है। बताने का मकसद ये है कि ये जो आज़ादी कश्मीर की तहरीक है, ये कश्मीरियों की अपनी इंडिजीनियस तहरीक है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के साथ उनकी आवाम एफिलेशन चाहती है, इसलिए पाकिस्तान उनकी मॉरल सपोर्ट करता है इंटरनेशनल फोरम पर भी और मकामी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी। तो यौम आज़ादी यकजहती कश्मीर का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि कश्मीरियों को ये एहसास दिलाया जाए कि वो अपनी जद्दोजहद में तन्हा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान उनकी इस सारी जद्दोजहद की अखलाकी और कानूनी और आलमी जो कवानीन या आलमी जो उसूल हैं, जो आलमी नॉर्म्स डिसाइडेड किए हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने, उनका एहतराम करते हुए जो है कश्मीरियों की पूरी पूरी मदद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि हम कश्मीरियों की अखलाकी मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर भी जो है वो अपने हमले जारी रखे होता है, और उसका जवाब रिटेलिएट करते हैं हमारी फौजें, हमारे सिपाही। लेकिन हम कश्मीरियों की जद्दोजहद में उन्हें तन्हा नहीं छोड़ते। आपने जो वजीर आजम का जिक्र किया, तो वजीर आजम ने जो जनरल असेंबली में तकरीर की थी, उससे कश्मीर के मसले को इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत, यानी कहना चाहिए कि आई कैचिंग हैसियत हासिल हो गई थी। दुनिया की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो गई थी, और उस दुनिया की तवज्जो को मबजूल होने के नतीजे में जो इस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट है, इससे पहले भी इंडिया में हुकूमतें आती रही हैं, लेकिन उन हुकूमतों में एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है वो हमें देखने को मिलता है, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या कांग्रेस के मुखालिफिन की हुकूमत हो। लेकिन जब से गुजरात का जो ये मैसीकेयर का बड़ा जो मुल्जिम आजम जो है, मुजरिम आजम जो है, जिसने गुजरात में वजीर आला की हैसियत से बहुत बड़ा मैसीकेयर किया था मुसलमानों का, और वो सब तारीख का हिस्सा है, उसे एक आरएसएस के फार्मूले और आरएसएस के जो कहना चाहिए, जो आरएसएस का एक मजमूम वो है मोटिव, उस मोटिव के तहत
मोदी ने कश्मीर को उस तरह से उसकी जो सैंक्टिटी और उसका जो आइडेंटिटी थी उसको मुतासिर कर दिया। और वो किस लिए किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के इशू को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया उस तरफ देखने लगी थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आप अभी तालिब इल्म हैं और मैं भी तालिब इल्म हूँ हालात हाजरा का, करंट अफेयर का, सहाफत का और तारीख का। तो तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात रहनुमाओं की, लीडर्स की लम्हे की गलती जो है वो कौमों की सदियों पर मुहित हो जाती है और कौम सदियां उसे भुगतती हैं। तो जो गलती मोदी ने की है इस वक्त, उसका नतीजा ये निकला है कि अब पूरी दुनिया में न सिर्फ ये कि मोदी बेनकाब हो रहा है, बल्कि जरा सख्त अल्फाज में कहूं तो मोदी और उसका एजेंडा न सिर्फ ये कि नंगे हो गए हैं, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो कश्मीरियों की तरफ देख रही है। कश्मीरियों पे होने वाले मजालिम को पूरी दुनिया में मजम्मत की निगाह से देखा जाता है, नफरत की निगाह से देखा जाता है। लोग मोदी के एजेंडे को जो है वो कोई पजीराई नहीं दे रहे हैं। मोदी की जो पॉलिसीज हैं उनको इंटरनेशनली जो है कोई रिकग्नाइजेशन या कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। तो ये जो यकजहती कश्मीर के हवाले से जो 5 फरवरी को हमने पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि जब हम यहाँ पब्लिक हॉलीडे करते हैं, जब हम यहाँ रैलियां निकालते हैं, जब यहाँ हम जलसे करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो पूरी दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ मबजूल कराने के लिए ये सारी एक्टिविटी होती है, ताकि इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल जो बिरादरी है वो देखे कि बड़े सगीर में जो 2 ममालिक हैं वो एक जुल्म का पैकर है और दूसरा जो है वो आलमी इंसानियत और आलमी बिरादरी के उसूलों को और आलमी बिरादरी की जो अखलाकी अक़दार हैं उनको फॉलो कर रहा है। तो आप, मैंने डिटेल से बात की, इसको आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मुझसे कुछ पूछिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया कि 5 फरवरी को हम जो यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, इसको आपने डिटेल से हमें बताया, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर, कश्मीरियों की जद्दोजहद के ऊपर जो और तहरीक कश्मीर के ऊपर यौम यकजहती कश्मीर का क्या असर है, इसके बारे में देखिए, हमें थोड़ा इसमें डिटेल से थोड़ा बताएं। सा हमें रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। जहां मैंने इतनी बातें की हैं वहां कुछ बातें हैं कि अब हमें ये फैसला करना पड़ेगा, या हमसे पहले जो लोग थे उन्हें ये फैसला करना था और ये फैसला हुआ भी। आजाद कश्मीर आपके पास जो है वो कोई, आपको कश्मीर, आजाद कश्मीर का ये खित्ता जो इस वक्त आप, जहां आप आसानी से आते जाते हैं, जहां एक बाकायदा एक पाकिस्तान से एफिलिएटेड गवर्नमेंट मौजूद है। और देखें ना, पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना सूबा नहीं बनाया हुआ है। वहां वजीर आजम अलग होता है, वहां सदर अलग होता है, वहां कानून साज असेंबली अलग होती है, लेकिन वो पाकिस्तान का एक एफिलिएटेड है, पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक है। वहां करेंसी, वहां डिफेंस और वहां जो आप करेंसी है, डिफेंस है और जो फॉरेन पॉलिसी है, ये पाकिस्तान को उन्होंने दी है। और यहाँ मैं एक बात और भी वाज़ेह करना चाहता हूँ। मैंने नवाब, अब जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खान साहब से भी एक इंटरव्यू किया था। तो सिर्फ यही नहीं, इसी तरह की एक ट्रीटी जो है नवाब जूनागढ़ ने भी पाकिस्तान के साथ की थी। उन्होंने तो बाकायदा ट्रीटी की थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था और सितंबर में
गालिबन, मैं डेट इस वक्त शायद मुझे पूरी तरह से कंफर्म ना हो, लेकिन आई थॉट के इट वाज 12 सितंबर को, यानी आफ्टर 14 अगस्त से और 12 सितंबर, यानी विद इन ए मंथ, पूरा महीना नहीं हुआ था, विद इन ए मंथ जो है जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे, नवाब महाबत खान जी, वो कराची आए थे। उस वक्त कराची दारुल हुकूमत था और उन्होंने कायदे आजम के साथ एक ट्रीटी साइन की थी और उस ट्रीटी में ये कहा था कि दिफा, करेंसी और फॉरेन ऑफिस ये पाकिस्तान के साथ होंगे और जूनागढ़ रियासत जो है वो पाकिस्तान से इलाक करेगी। और मैं यहाँ आपके साथ बात करते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि इस सिलसिले की भी रेजोल्यूशंस और करारदादें जो है अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीर, बल्कि कश्मीर के साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान की और दूसरी एफिलिएटेड जो रियासतें हैं उन पर भी गासिबाना कब्जा किया हुआ है। और जो आपने सवाल किया था उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं कि इसका क्या असर होगा या क्या असर होता है। तो बहुत ही माजरत के साथ, निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारे जो सिफारत खाने हैं, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है, जो दुनिया भर में हमारे डिप्लोमेट्स हैं, सफारतकार हैं, they are not playing their role in a proper manner. They are not doing like the Indians diplomats are doing for their country. तो ये जो है ना, ज्यादा जब एक आप महज़िब माशरे में, एक महज़िब ग्लोबल विलेज में रहते हैं, तो डिप्लोमेसी जो है वो सबसे बड़ा आपका हथियार होता है, आपका सबसे बड़ा जो है सोर्स होता है टू कन्विंस द कंट्री, द वर्ल्ड। तो इसकी ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो हमारी सिफारतकारी पर, हमारे सिफारत खानों पर, हमारे वजीर खारजा पर आयद होती है कि इस मसले में उनका रोल जो है बदकिस्मती से माजी में भी इतना शानदार नहीं रहा और इस वक्त हाल में भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि अगर ये परफॉर्मेंस माजी में कुछ बहुत ज्यादा अच्छी होती तो मोदी गवर्नमेंट जो है वो इस इक़दाम पर नहीं जाती कि जो आज कश्मीर की उन्होंने हालत बनाई हुई है और कश्मीर को जिस तरह से उन्होंने सेज किया हुआ है, उसके बाद मुहासरा किया हुआ है। वहां एक अरसे से जो है वो आम आदमी की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। गलियों में, सड़कों पे, मोहल्लों में जिस तरह से इंडियन आर्मी और इंडियन ट्रूप्स और इंडियन पैरामिलिट्री ट्रूप्स जिस तरह से लोगों को वहां जो है टॉर्चर कर रहे हैं, उनके साथ जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें जदोकोब कर रहे हैं, ये सूरत हाल पैदा नहीं होती अगर हमारी डिप्लोमेटिक जो कोर है वो इन 7 डिकेड्स में 70 सालों में, 7 दहाइयों में अगर कश्मीर को अपनी प्रायोरिटी पर रखती और अगर कश्मीर प्रायोरिटी पर होता तो इसका एक जो बेहतर नतीजा है वो ये निकलता कि आज तक कश्मीर पर जो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ेर इल्तवा हैं और उन करारदादों में साफ सुथरा ये लिखा गया है कि कश्मीर पर इंडिया और पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक होंगे कि उनमें प्लेबिसाइट कराया जाए, वहां पे इस्तफ्सार राय कराई जाए, उनसे उन्हें पूरी आज़ादी कश्मीरियों को दी जाए कि वेदर दे वांट टू गो विद पाकिस्तान और लिव विद इंडिया। लेकिन उन करारदादों पर ना इंडिया की किसी हुकूमत ने अमल करने की कोशिश की और उनको कोई लिफ्ट कराई, और ना ही पाकिस्तान के जो सिफारतकारी के महाज थे उन्होंने इस पर एम्फेसाइज किया, इस पर जोर दिया, इस पर अपनी तवानाइयां सर्फ नहीं की। अगर ऐसा होता
तो हमारे जो मुस्तकिल मंदूब जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं, या जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक में सफ़ीर हैं, बिलखुसूस उन ममालिक में जो वीटो का, जिनके पास वीटो का पावर है दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा में, उन ममालिक में अगर हमारे सिफारतकार अपना रोल प्ले करते तो अक़वाम मुत्तहिदा पर इन करारदादों को गौर करने का और इन पर डिबेट करने का पूरी तरह से जो है मजबूर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही वजह है कि हम आज तक जो है यकजहती है कश्मीर के का दिन तो मना रहे हैं, और उस दिन हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है। दूसरी तरफ ये बात आपको, आई एम सॉरी, थोड़ा सा हालात हाजरा के तनाजुर में और इस सारी गुफ्तगू के दौरान जो है कुछ तल्ख बातें भी होती हैं और हो जाती हैं और होनी भी चाहिए, इसलिए कि अगर आप को निश्तर ना लगे तो दर्द नहीं जाता। आपको पता है ना कि ये वैक्सीन जो लग रही है कोरोना की, तो वैक्सीन जब निडल जिस्म में दाखिल होती है तो एक पेन होता है, लेकिन वो पेन इसलिए होता है कि उसके बाद आपको रिलीफ मिले। तो इसी तरह से जब हम कुछ ऐसी बातों पर निशानदही नहीं करेंगे तो चीजें सामने नहीं आएंगी। पूरी दुनिया में कश्मीरी कम्युनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। दुनिया का कोई खित्ता, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां कश्मीरी ना रहते हों, लेकिन वो वहां क्या कर रहे हैं, वो भी यौम यकजहती कश्मीर का इंतजार करते हैं कि उस दिन वहां जो है लंदन की सड़कों पर जो है जुलूस निकाले जाते हैं, न्यूयॉर्क की सड़कों के ऊपर जो है मुजाहरे हो रहे होते हैं, बर्लिन की सड़कों पर जो है वो जलसे हो रहे होते हैं। लेकिन बाकी 364 डेज क्या हो रहा होता है? दे आर डूइंग देयर जॉब, दे आर डूइंग देयर बिजनेस, दे आर डूइंग देयर रूटीन लाइफ, और उनकी तरफ से वो उतनी ज्यादा उसको जो है पजीराई नहीं मिलती है। ये बड़ी तल्ख सी बात है, लेकिन और हो सकता है कि काबिल तनकीद भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में इसके पीछे मेरी कोई बदनीयती नहीं है, बल्कि मेरा वो दर्द है, वो दुख है, वो एक दिल जले पाकिस्तानी का इजहार है कि हमें अपने आप को खुद एहतसाबी के अमल से गुजारना होगा। हम दूसरों पर एहतसाब करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपने एहतसाब से बचते हैं। हमें भी तो ये सोचना चाहिए ना कि बीइंग ए कॉमन मैन हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम अपने ऊपर कुछ चीजों को नाफिज कर लें ना, तो जब मैं भी नाफिज करूंगा आप भी नाफिज करेंगे, और यही चीज आगे बढ़ती जाएगी, और 100, 200, 400, 500 लोग जब करेंगे तो दैट विल बिकम अ कम्युनिटी। तो फिर ये कम्युनिटी इशू बन जाएगा। तो अगर कम्युनिटी इशू बनेगा तो इसकी फोर्स, इसकी वॉइस, इसका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। तो ये कि कश्मीर के इशू को 5 फरवरी तक के लिए महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये 364 डेज भी जो है वो कश्मीर के लिए होने चाहिए, अंटिल कश्मीर आजाद ना हो, कश्मीर की प्लेबिसाइट हो। आज आई एम ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान जो है वो एज ए पाकिस्तानी मैं उसको खैर मकदम करता हूं, और वो उन्होंने ये अपने जलसे में कहा है कि जब तक कश्मीर का मसला हल होगा और कश्मीर जब एक हो जाएगा तो फिर हम कंडक्ट करेंगे प्लेबिसाइट, फिर हम हक राय दही की जो का जो अमल है वो हम करेंगे। तो बात यह है कि उस अमल तक जाने से पहले जो है वो अपने सफारती जो हलके हैं, अपने जो सफारतकार हैं, आपकी जो डिप्लोमेट्स कोर हैं, आपके जो फॉरेन ऑफिस है, और गॉड से
उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिला दें, तो उसके बाद वो अमल आएगा ना। ये बिल्कुल वही बात है कि जिसको एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको वाज़ह करना चाहूंगा कि अगर कोई शख्स भूखा है तो उसको आप ये कहें कि मुझे आप आज आज खाना ना खाएं, मैं 5 दिन बाद आपको जो है वो रोटी दे दूंगा, उसकी जगह मैं आपको केक पेश कर दूंगा। तो वो 5 दिन जिंदा रहेगा भूख से, तो आपके केक को लेगा ना। तो पहली सूरत हाल तो ये है कि आजाद कश्मीर के साथ मकबूजा कश्मीर को आकर मर्ज होना चाहिए। उसके लिए क्या इकदाम है, उसके लिए क्या पॉलिसी है, उसके लिए क्या जो है वो की जा रही है, जिद्दोजहद की जा रही है, किस तरह की है। और टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए ना, एक तरफ हम दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन जिन जिन आलमी फोरम पर कश्मीर की बात हो रही है, वहां तो वो तो इस इशू को खातिर में ही नहीं ला रहे हैं। भाई हमारा, अगर हमारा टोटल जो है एम्फेसाइज इस बात पर हो जाए, अगर हमारी एज ए पॉलिसी मेटर पाकिस्तान इस बात को एम्फेसाइज करे और इस पर जो है डट जाए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जो पेंडिंग रेजोल्यूशंस हैं फॉर प्लेबिसाइड इन कश्मीर, उनको इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है। उसके लिए आलमी बिरादरी जो है वो भारत को इस बात पे मजबूर करे, और अंटिल दैट इंडियन ट्रूप्स शुड बी विड्रॉन फ्रॉम द ऑक्युपाइड कश्मीर। इस एक इशू पर जो है अगर गवर्नमेंट अपना एम्फेसाइज कर लेती है, अगर गवर्नमेंट अपनी जो है वो रिट बना लेती है और उसको अक़वाम मुत्तहिदा के उन ममालिक की तरफ अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी जो अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को चला रहे हैं। जो इसलिए कि सारे मुल्क अगर किसी करारदाद के हक में वोट दे भी देते हैं, तो किसी एक मुल्क को ये इख्तियार हासिल होता है कि वो वीटो करके उसको जो है करारदाद को नल कर देता है। तो जरूरत इस बात की है कि जो वीटो पावर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को उन कंट्रीज के साथ अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को एक्सिलरेट करना चाहिए, तेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और पाकिस्तान के मौकफ को कश्मीर के हवाले से बार बार दोहराना चाहिए, बताना चाहिए कि आजाद कश्मीर के लोग कितनी कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, बिकॉज दे आर लिविंग विद पाकिस्तान, और मकबूजा कश्मीर के लोग कितनी मिजरेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर occupied by the Indian government और इंडिया। तो ये एक तासुर जो है ये जाना चाहिए पूरी दुनिया में, इस तासुर को जो है आम होना चाहिए, इसको इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होना चाहिए, और इसको एक आलमी आवाज बनाकर जो है वो पाकिस्तान जो है कश्मीर का कर्ज उतार सकता है, कश्मीरियों का कर्ज उतार सकता है, कश्मीरियों के साथ यकजहती का मौसर और सबसे मोतबर जरिया यही है कि आप कश्मीर के मौकफ को दुनिया के उन ममालिक में लेके जाएं जो इख्तियार की कुव्वत रखते हैं। आपका वक्त भी मेरे ख्याल में बहुत करीब आ गया है, अगर हमने हाफ एन आवर बात करनी है तो आई थिंक आई हैव बीन फिनिश्ड माय टॉक, और इफ यू वांट टू कंटिन्यू इट देन वी टॉक मोर। सर आप कंटिन्यू रखें।
सर आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ी। अच्छा, मैंने कहा आपका वक्त खत्म हो गया है, 30 मिनट हो गए हैं, तो क्या हमने आगे कंटिन्यू करना है या हमारी बात खत्म हो गई है? सर आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो सर अगर आपके पास अगर नहीं है तो थोड़ा सा और टाइम वो दे देते हैं। जी जी सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सिर्फ यही मतलब यही सब कुछ मतलब करने से मसला कश्मीर हल हो सकता है? डेफिनेटली। देखिए, दुनिया में कौन सा मसला है जो हल नहीं होता। आप मुझे एक बात बताइए कि जंग अजीम दोम के बाद जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक ईस्ट जर्मनी था, एक वेस्ट जर्मनी था। तो एक कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ था, एक यूरोपियन ब्लॉक के साथ था। लेकिन जर्मन्स रियलाइज देयर सेल्फ, जर्मन्स ने खुद अपने अंदर रियलाइज किया कि हम एक लोग हैं। तो दीवारें बर्लिन गिर गई। तो दुनिया में मसले जो हैं वो दो चीजों से हल होते हैं। एक, आपके पास विजडम होना चाहिए, यानी दानाई, विजदान, इदराक। और दूसरे, आपके पास विल होनी चाहिए। सिर्फ दानाई आपके पास हो लेकिन आप करने की ख्वाहिश ना रखते हो तो कुछ भी नहीं होता। आप बहुत दाना है, लेकिन अगर आप मुझे इंटरव्यू पर कॉल नहीं करते तो ये इंटरव्यू नहीं होता। जी और एक अच्छी लीडरशिप जो है उसमें विजडम होना जो है वो बहुत जरूरी है। और विजडम के साथ साथ विल का होना बहुत जरूरी है। तो विल होती है तो विल अपने मीन्स खुद तलाश कर लेती है, अपने वेज खुद तलाश कर लेती है, अपने तरीकाकार खुद वजह कर लेती है। अगर आपको कहीं जाना है, किसी रास्ते पर जाना है और इत्तेफाक से वहां रुकावटें खड़ी हुई हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, ट्रैफिक जैम है या कोई और चीज है, तो आप वहां स्टक अप तो नहीं करते ना। आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हैं। जी आप थोड़ा दूर से जाकर घूम कर आ जाते हैं, लेकिन आपने जाना होता है। ये एक कॉमन है, यहाँ पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी होगा। मगर मैं चूंकि पाकिस्तान में हूं तो मैं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज के हवाले से और स्पेशली कराची की रियलिटीज के हवाले से बात करता हूं कि अभी पिछले दिनों बगैर तमाशाइयों के नेशनल स्टेडियम में मैच खेले गए और जी पूरा कराची जो है वो बंद कर दिया जाता था। नेशनल स्टेडियम के अतराफ में 1 किलोमीटर से ही वो रास्ता बंद कर दिया जाता था, जबकि स्टेडियम में सिर्फ खिलाड़ी और टीमें होती थी, तमाशाई कोई नहीं होता था। लोग उसको, शहरियों ने उसे बर्दाश्त भी किया, लेकिन जाने वालों ने अपने रास्ते मुतबादिल कर लिए। वो जो सीधा रास्ता था उसको उन्हें मयसर नहीं आया तो उन्होंने दूसरे रास्तों से अपनी मंजिल तक, अपने दफातर तक, अपने घरों तक वो पहुंचते थे। तो इसी तरह से कोई भी चीज जो है वो अगर विल के साथ होगी तो वो अपने मीन्स, अपने वेज तलाश करती है और कर लेती है। और लीडरशिप में विजडम है तो मीन्स जो है वो खुद ब खुद आते रहते हैं। बेशुमार हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं दुनिया भर में, और दुनिया भर के लोगों की, और दुनिया में जो तब्दीलियां हैं उनके हवाले से। आप इस वक्त जो जिस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिवाइस इससे पहले तो हमारे पास नहीं थी, जी लेकिन फिर भी लोग कम्युनिकेशन जारी रखे हुए थे, लोग खत लिखते थे।
लोग तार भेजते थे, टेलीग्राम भेजते थे, लोग जो है वो ट्रेवल करके एक दूसरे तक अप्रोच करते थे। ठीक है, आज ये हुआ है कि आज शादी का कार्ड भी जो है आपको व्हाट्सएप हो जाता है। जी तो अगर आपके पास एक एक ना एक जरिया जो है वो तो हर वक्त जो है दुनिया में इर्तिका का अमल जारी है और जारी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें, अब आप मुझे ये बताइए ना कि अब क्या दुनिया में जो जंगों की बातें होती हैं या जंग होती है, या जिसको हम अब कहते हैं जी थर्ड वार होने वाली है, तो वो थर्ड वार जो है वो क्या टैंकों से और बंदूकों से और आमने सामने एक दूसरे से घुसे और मुक्के से लड़ी जाएगी। हर आदमी जो है वो टेक्नोलॉजी पर अपनी जो है वो अपनी बात कर रहा है, अपनी उस ताकत की जो बुनियाद है उसकी, वो उसके पास जो टेक्नोलॉजी उसने हासिल कर ली है, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कहते हैं। और फिर न्यूक्लियर के अंदर भी बहुत ही सेंसिटिव चीजें आ गई हैं कि आपके वार हेड्स पर जो है आपने अपना वो लगा दिया तो उस वो वार हेड काम करेगा, वहां आदमी नहीं जा रहा, वहां बंदा नहीं जा रहा है, वहां पे पहले की तरह से जो है एमएम आलम का तैयारा, एमएम आलम साहब उसको फ्लाई कर रहे होंगे और कोई आदमी वो बम फेंक रहा होगा नीचे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये कि इर्तिका का अमल भी जारी है और टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो जब टेक्नोलॉजी हर चीज में स्ट्रांग हो गई है तो टेक्नोलॉजी जो है वो मसला कश्मीर के हल में भी अपना रोल प्ले कर सकती है और करेगी, बशर्त ये है कि आपकी विल हो। और विल जो है वो भी एक फर्द की नहीं होती, हमने मिन हैसुल कौम कलेक्टिवली वी हैव टू डू समथिंग। मैं और आप आज बैठकर बात करते हैं, लेकिन हम 364 दिन जो है खुद कश्मीर के बारे में बात नहीं करता। उस वक्त बात करता है जब उसे कोई याद दिला देता है कि भाई कश्मीर का भी एक इश्यू है। ठीक है ना, पूरी दुनिया अगर इंडिया का इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल बायकॉट कर दे तो आपका क्या ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर में अपनी जो एक्टिविटी है, अपना जो ये उसकी जो ऑपरेशंस हैं, क्या वो जारी रखेगी? अगर दुनिया ये कह दे कि पीस कीपिंग फोर्सेस को जो है इंडिया में तैनात, कश्मीर में तैनात किया जाएगा, ये फैसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा का है या ये उन सुपर पावर्स का है जो दुनिया को रूल कर रहे हैं, जो जिनके पास वीटो पावर्स है, जिन्होंने दुनिया में अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ है। अगर वो सब मिलकर इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि इंडिया शुड विथड्रॉन इट्स फोर्सेस फ्रॉम द मकबूजा कश्मीर and the peacekeeping forces will be posted at occupied Kashmir, and Kashmiri will giving a right to plebiscite, to vote whether in the favor of India or the against of India, whether they want to live with India or want to go with Pakistan। और ये पीस कीपिंग फोर्स करेंगी। आप ये देखिए ना, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के करीब हम पहुंच गए हैं। तो 40 साल बाद भी 80s में शुरू होने वाली जंग जो है अफगानिस्तान की, वो आखिर एक एंड की तरफ आ गई है ना। इसी तरह से ईरान और इराक के दरमियान 20 साल तक जारी जंग आखिर अपने इख्तिताम को पहुंची
और उसमें वर्ल्ड बॉडीज ने अपना रोल प्ले किया। फिर वहां की जो कयादत थी, वहां की जो लीडरशिप थी, उन्होंने रियलाइज किया। वो लोग रियलाइज करते हैं। आज इंडिया में एक इशू किसानों का चल रहा है, तो किसानों के इशू पर, किसानों के हवाले से मुख्तलिफ आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे चीजें आ रही हैं। तो उनमें किसानों ने क्या कहा कि अगर हम अपने बच्चे जो फौज में भर्ती हैं भारत की, हम अपने उन बेटों को, उन जवानों को, उन बच्चों को अगर हम वापस बुला लेते हैं तो जाए मोदी जी जाकर फिर खुद जो है सरहदों पर जो है जंग लड़ें और हिफाजत करें। तो एक आम आदमी की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आम आदमी की ताकत जो है एक इंडिविजुअल की ताकत के तौर पर काम नहीं आती। वो आम आदमी, मैं और आप और मेरी तरह के और 200, 400, 500, 1000 आदमी जब बन जाते हैं तो फिर वो वाइस हो जाती है। वरना एक अकेले आदमी की आवाज तो नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित होती है। लेकिन यह है कि नक्कार खाने में बहुत सारी तूतियां एक साथ मिलकर अगर शोर मचा दें तो सब कुछ हो जाता है। तो कलेक्टिवली जो है ना, चीजों को कलेक्टिवली देखने की जरूरत है, कलेक्टिवली सोचने की जरूरत है। देखिए ना, आज जो ग्लोबल विलेज है, दुनिया जो है, अब ममालिक के तौर पर तो मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं, पाकिस्तान में रह रहा हूं, लेकिन मेरी और आपकी बात आई एम सॉरी, ये बीच में एक कॉल आ रही थी लेकिन मैंने उसको काट दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि हम और आप पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, लेकिन मेरी और आपकी ये सारी गुफ्तगू कहीं रिकॉर्ड हो रही है। स्ट्रीम यार्ड आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस क्यों दे रहा है? इसलिए कि दुनिया भर में उसका एक नेटवर्क है। उसके यहाँ जितनी चीजें मैं और आप या और जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो उसके सॉफ्टवेयर में कहीं, उसकी स्टोरेज में कहीं जमा हो रही है ना जी। तो मेरी बात को एक आदमी अमेरिका में भी बैठ के सुन रहा है, एक आदमी यूरोप में भी बैठ के सुन रहा है, एक आदमी कराची में भी बैठ के सुन रहा है, एक आदमी इंडिया में भी बैठ के सुन रहा है। तो मसला यह है कि अब तो हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। तो जब हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो हमारी जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं वो भी ग्लोबली होनी चाहिए ना। इफ आई हैव ए रिलेशन विद एन अमेरिकन, I should convey my message to the American colleague that India is not doing well with the Kashmiris. So, an American colleague will raise the voice for Kashmir. तो हम इस इंटरनेशनल लेवल पर हम इसको भी टूल बना सकते हैं, हम इसको भी अपना सोर्स बना सकते हैं, हम इसको भी अपना वेपन बना सकते हैं अगेंस्ट द ब्रुटलिटी ऑफ इंडियन फोर्सेस, इंडियन ट्रूप्स एंड द कश्मीरी रिजीम एंड द मोदी रिजीम। मतलब वो हमें करने के लिए जो है बहुत है, लेकिन करने वाले कौन बनेंगे और कब करेंगे, कब होगा? फिर ये कि मैं और आप तो एक बेवसीला आदमी हैं, हमारे पास तो वो वसाइल नहीं है, वो जराए नहीं है। लेकिन जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो हुकूमतें जिनके पास सारे जराए हैं, एक फौजे जफर मौज है लोगों की, उनके पास दुनिया भर में एक्सेस है। जो हमारे सफारत खाने हैं, जो हमारे एम्बेसीज हैं, जो हमारे कॉन्सुलेट ऑफिसेज हैं, यही तो काम करने के लिए इनको बनाया गया और भेजा गया है कि ये पाकिस्तान का मौकफ लोगों के सामने लेकर आए और पाकिस्तान की पॉलिसी लोगों के लिए लेकर आए और पाकिस्तान का एतमाद दुनिया में बहाल करें। पाकिस्तान के बारे में अगर कोई मिसपरसेप्शन है
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको दूर करें, एक पॉजिटिव पिक्चर पाकिस्तान की क्रिएट करें, पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव मैसेज दें, और पाकिस्तान से जुड़े हुए जो मामलात हैं और जो लोग हैं उनको अगर किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मैं स्पेशली पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों का हवाला जब दे रहा हूं तो स्पेशली मेरा जो इशारा है वो कश्मीरीज की तरफ है कि उनके बारे में बात करें। मेरा इशारा जो है वो जूनागढ़ के लोगों के बारे में है। जूनागढ़ स्टेट पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान को चाहिए कि जिस तरह कश्मीर के बारे में बात हो रही है, जूनागढ़ का भी एक जो है वो यकजहती का दिन भी मनाना चाहिए। हैदराबाद दक्कन के हवाले से भी बात करनी चाहिए। हैदराबाद दक्कन पे अचानक जो है वो इंडिया ने कब्जा किया है शबखून मारकर, इसलिए कि हैदराबाद दक्कन के जो नवाब साहब थे वो भी पाकिस्तान के साथ अपना एफिलिएशन चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते या ऐसा हो नहीं सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट everything will be possible by the wisdom and will। और विजडम और विल जो है वो लीडरशिप के पास होती है। मैं जाकर जो है जनरल असेंबली में तकरीर नहीं कर सकता, उसके लिए वजीर आजम को या प्रेसिडेंट को ही जाना पड़ता है। तो लीडरशिप की विल जो है और लीडरशिप का विजडम जो है वो ही लोगों को रिलीफ दे सकता है और वही लोगों को तकलीफ में डालता है। तो बहुत सी बातें हैं और भी हैं, करने के लिए भी हैं और सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन बात यह है कि मसला कश्मीर को हम सिर्फ जो है एक त्योहार के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं बाज़ औक़ात, ये छुट्टी हो जाएगी, समझे। आप मुझे बताइए, चलिए पूरी दुनिया में मसला कश्मीर उजागर हो गया, हमने कई हफ्तों जो है धूप में खड़े होकर पूरी दुनिया को कितना इस बात पर कायल कर लिया कि जी इंडियन ट्रूप्स पर कश्मीर से चले जाएं वापस। हमारे यहाँ हमने काफी अरसे तक जो है ये एक अपना रूटीन किया था ना कि हम हर जुमे को वो कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के तौर पर जो है कहीं जमा हुआ करेंगे दोपहर में आधा घंटा, और वो नारे बुलंद करेंगे और प्ले कार्ड्स उठाएंगे और बैनर्स लेंगे और बैनर्स लगाएंगे और पूरी दुनिया को एक मैसेज देंगे कि पाकिस्तानी पीपुल्स आर विद कश्मीर। लेकिन आप मुझे बताइए कि पूरी दुनिया ने उसको क्या, उससे पूरी दुनिया की आंख उससे क्या खुली? क्या मकबूजा कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें थी उन पर कोई डिबेट शुरू हो गई? क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने इंडियन गवर्नमेंट को इस बात पे मजबूर कर दिया कि वहां से जो है वो ट्रूप्स वापस बुला लिए जाएं, वहां से फोर्सेस वापस बुला ली जाएं? हत्ता कि वहां लोगों को जो बुनियादी फैसिलिटीज, जो बेसिक नेसेसिटीज जो एक आम आदमी का हक है वो हासिल थी, वो भी खत्म हो गई। वहां से इंटरनेट की सहूलत खत्म हो गई, वहां लोगों को जुमे की नमाज में मस्जिद जाने तक की जो सहूलत खत्म कर दी गई, वहां लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बिलखुसूस नौजवान देखते ही गोली नहीं मारनी तो कम से कम जो है उनको जदोकोब करना और बाज़ औक़ात उनको शूट भी कर देना। तो दुनिया ने तो हमारी इस अमल का तो कोई प्रॉपर नोटिस तो नहीं लिया, या कोई हमें इसके सिले में कोई
जो है रिलीफ तो नहीं मिला। हमसे मुराद ये कि कश्मीरियों को कोई रिलीफ तो नहीं मिला, बल्कि वक्त के साथ 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 वो जितना पहले हमारा मीडिया जिस तरह से बताता था कि आज 17 दिन हो गए, आज 19 दिन हो गए, आज 21 दिन हो गए, आज 26 दिन हो गए, आज 100 दिन हो गए, आज 157वां दिन हो गया है। अब तो मेरा ख्याल है हेडलाइन से वो बात भी खत्म हो गई है। तो वो इतना जो है उसमें चला गया है गुमशुदगी में मैटर कि अब हम जुमे के दिन हम भी नहीं खड़े हो रहे हैं। तो ये ठीक है कि कुछ चीजों की अहमियत होती है, जैसे आज के दिन की अहमियत है। आज का दिन है ना, आज पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि हम जो है कश्मीरियों से यकजहती का दिन मना रहे हैं। लेकिन कल 6 फरवरी को क्या होगा? सब हम अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे, अपने अपने जमाने में मस्त होंगे, अपनी अपनी बातें कर रहे होंगे। कल के अखबारात में ये खबरें होंगी कि जी वजीर आजम ने जलसा किया, फला जगह रैली निकाली, फला जगह जो है वॉक हुई, फला जगह जो है सेमिनार हुआ। लेकिन जो जो असल चीज है, मैं फिर उस पर आना चाहता हूं, आई एम सॉरी टू से, असल चीज ये है कि जब हम कुछ लोगों को मुंतखब करके अपने ऐवानों में भेजते हैं, अपनी असम्बलियों में भेजते हैं, अपने फोरम्स में भेजते हैं, तो दे बिकम आवर रिप्रेजेंटेटिव। वो जो कुछ बोलते हैं वो मैं बोल रहा होता हूं, वो आप बोल रहे होते हैं, वो लोग बोल रहे होते हैं जिनके वो नुमाइंदे होते हैं। और जब एक पूरी हुकूमत तश्कील पा जाती है, एक पूरी असम्बली तश्कील पा जाती है, एक पार्लियामेंट तश्कील पा जाती है, तो वो फिर वही 100, 300, 400, 500 लोग जो हैं वही सब पाकिस्तान होते हैं। उनकी आवाज पाकिस्तान होती है। उस वक्त कोई अहमद सईद नहीं होता, कोई इकबाल सहवानी नहीं होता। उस वक्त सिर्फ वो लोग होते हैं सॉरी, हमारे नुमाइंदे। तो हमारी पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की ये जिम्मेदारी है, हमारे मिनिस्टर्स की ये जिम्मेदारी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की ये जिम्मेदारी है, हमारे सफारतकारों की ये जिम्मेदारी है कि मसला कश्मीर को उसके परसेप्शन में, उसके तनाजुर में सीरियसली देखें और इसको अक़वाम मुत्तहिदा समेत उन तमाम फोरम्स पर और उन तमाम ममालिक तक इसको बार बार हाईलाइट करें, उसको बार बार। इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है? आप जब पहली मरता है तो आप उसको लिफ्ट नहीं कराते और उसकी बातें अनसुनी करके रखते हैं, लेकिन वो आपको इस बात पे मजबूर करके जाता है अपनी गुफ्तगू से कि चले सर मैं फिर कल आपके पास आऊंगा, या मैं आप मुझे टाइम दे दें कि मैंने कब आना है आपके पास। आप उससे जान छुड़ाने के लिए ये कहते हैं कि आप अगले हफ्ते आ जाइएगा। अगले हफ्ते वो आपको फिर फोन करता है और कहता है कि जी आपने मुझे वक्त दिया था, मैं कब आऊं? आप कहते हैं आज मेरी मजबूरी है, आज मैं आपको टाइम नहीं दे सकूंगा, आप ऐसा करें 10 दिन बाद आ जाइएगा। वो फिर 10 दिन बाद आपको कॉल करके कहता है जी आपने कहा था मैं कब आऊं? फिर आप उसे कहते हैं कि यार मुझे 2 दिन और दो, मैं उसके बाद आपसे बात करूंगा। वो फिर 2 दिन बाद आपसे बात करता है और मजबूर कर देता है आपको इस बात पर कि आप उसे दोबारा बुलाएं। इसी तरह से एक वक्त आता है कि वो आपसे अपनी पॉलिसी लेकर जाता है, अपनी पॉलिसी बेच कर जाता है आपको। क्यों बेच कर जाता है? क्योंकि वो एक विलिंग होता है आपसे पॉलिसी लेने का, आपको पॉलिसी बेचने का, और वो अपना गोल डिसाइड करके
और फिर आपसे बात करता है। ठीक है ना? आप मुझे बताइए कि चलिए, आपको जर्मनी की चांसलर जो है, आपके सफीर साहब को एक दफा मना करेंगी कि आई एम सॉरी, मेरे पास आज वक्त नहीं है, कल आप 1 महीने बाद के अपॉइंटमेंट पे आ जाएं। 1 महीने बाद फिर वो आपको कहेंगी कि आप बाद में आ जाएं। बिल आखिर कोई वक्त तो ऐसा आएगा ना जब वो आपसे कहेंगे कि चलें जी आ जाएं। जब वो आपसे ये कहेंगी आ जाएं, तो आपके पास ये मौका होगा ना कि आप उनसे कहें कि आप दुनिया की एक बड़ी ताकत हैं, आप कश्मीर के मसले पर जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुने और इंडिया के मामलात को भी देखें कि कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको पूरी दुनिया की नॉलेज होगी। यही काम हमारे सफारतखार, हमारे सफीर, हमारे कॉन्सुलेट्स जो हैं अपने अपने इलाकों में, अपने अपने स्टेशंस पर करेंगे, तो इट विल बिकम अ बैंग। ये एक बहुत बड़ी आवाज बन जाएगी। इस वक्त जो दुनिया है वो अब इन्हीं चीजों की मरोने मिन्नत है, सफारतकारी की मरोने मिन्नत है। डिप्लोमेसी जो है वही दुनिया को रन कर रही है, और डिप्लोमेसी में वो ताकत है जो बंदूक में नहीं है। फिर बिकॉज आई हैव ए रिलेशन विद माई पेन, तो मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूंगा कि आपने अपने अदीबों को, अपने शायरों को, अपने सफीरों को, अपने सहाफियों को, अपने कॉलमिस्ट को, अपने मजमून निगारों को कितनी बार इनवाइट किया है कि कश्मीर के मसले पर आएं और अपना इनपुट दें, अपने ख्यालात दें। आप इस तबके को मुल्क का दानिश्वर कहते हैं ना। इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, इंटेलेक्चुअल्स की कोई बाउंड्री नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स की कोई हद नहीं है, वो बहुत उससे बियॉन्ड द बाउंड्रीज हैं। जो विजडम एक पॉलिटिशियंस के पास होता है उससे 100 टाइम ज्यादा बड़ा विजडम जो है एक इंटेलेक्चुअल के पास होता है। तो आपने अपने इंटेलेक्चुअल्स को इस इशू पर कितना इन्वॉल्व किया है, इसलिए कि जो आप राइटिंग करते हैं, जो आप लिखते हैं, जो आपके कॉलम्स छपते हैं, वो पूरी दुनिया में मॉनिटर किए जाते हैं, वो पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। इंटरनेट का जमाना है, आपको गूगल से हर चीज मिल रही है, आपकी हर चीज गूगल पर जा रही है। आपका ई पेपर जो है वो, जब आप ई पेपर लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका ई पेपर जो है सिर्फ आप ही पढ़ रहे हैं, उसे अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स भी पढ़ रहा है, उसे बर्तानिया में बैठा हुआ शख्स भी पढ़ रहा है, उसे रशिया में बैठा हुआ शख्स भी पढ़ रहा है। तो हमारी सबकी जो है ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और गवर्नमेंट की ये एक जिम्मेदारी भी है कि उसे अपने तबके के, अपनी कौम के, अपने मुल्क के हर उस तबके के साथ एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना चाहिए इस इशू पर स्पेशली। लेकिन चूंकि हर इशू पे इसलिए नहीं हो सकता कि जो असेंबली होते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हीं से हुकूमत को फुर्सत नहीं मिलती, तो वो ये शायरों को, अदीबों को, सहाफियों को, इनको काम मुंह लगाएगी इतना करने के लिए। लेकिन जब कोई खास इशू हो तो इस पर होना चाहिए। दुनिया में बड़े बड़े जो जो सल्तनतें चली हैं, वो अकेला एक बहादुर जनरल जो है वो सारी सल्तनत नहीं चलाता था, जो सिकंदर आजम था।
या जो चंगेज खान था, या जो उस्मान था, जिसका आजकल ड्रामा आप देख रहे हैं, कुर्लुस उस्मान और अर्तुगल, सिर्फ यही लोग नहीं होते थे, इनके साथ दानिशमंद लोग भी होते थे। अकबर ने पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में कैसे राज कर लिया, वो नौ रत्न जो उसके थे, वो नौ रत्न उसे बताते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कहाँ क्या बात करनी है, किस कबीले से, किस, इसलिए कि वो उस वक्त का भारत भी और आज का भारत भी मल्टी कम्युनियल कंट्री है। राजपूत अलग हैं, मराठे अलग हैं, और इसी तरह के बहुत सारे लोग जो हैं। तो वो जो उनके जो दानिश्वर होते थे वो बताते थे कि आपने राजपूतों से जाके क्या बात करनी है और उनकी क्या कमजोरियां हैं जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। आपने मराठों से क्या बात करनी है और उनकी क्या कमजोरियां हैं जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। तो हमारे इन सारी बातों करने का मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीर के इशू को हमें सीरियसली लेने की जरूरत है। कश्मीरियों के साथ हमारा यकजहती जो है वो इस बात का तकाजा करता है कि हमें इस मसले को 70 साल के बाद कश्मीरियों को उनका हक राय दही देकर उनको भी आसान कर देना चाहिए अब उनकी जिंदगी में, और पाकिस्तान के साथ उनका जो इल्हाक है उसको पर छोड़ देना चाहिए। अगर दुनिया में एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो अगर हम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करेंगे नाज़रीन, ये थोड़ा इंटरनेट का मसला बन चुका है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि वो बहुत ही अच्छा हमें बता रहे थे कि ये जो कश्मीर के हवाले मुझे से वो अच्छा लगा अपने अहमद, आप ख्यालात के इजहार कर रहे थे। मुझे मौका दिया बात करने का। मैं आप सब दोस्तों से, अपने देखने वालों से, सुनने वालों से, और जो दुनिया भर में आगे इसको देखेंगे उन सब से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कश्मीरियों की मॉरल सपोर्ट करें, उनके मसले को दुनिया भर में उजागर करें, और पाकिस्तान जो उनके साथ एक एफिलिएशन और एक इजहार यकजहती रखता है, तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया भर में आम करें, जी और सर, बहुत पाकिस्तान का मयार और वक़ार और पाकिस्तान की जो अजमत है वो इसी में है कि हम पाकिस्तान को दुनिया के बड़े मुल्कों में उस वक्त ला सकते हैं जब हम एक सेल्फ जो अकाउंटेबिलिटी है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपने नाफिज करें, और साथ साथ अपने गिर्दो पेश के लोगों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि कम्युनिटी से ही फिर नेशन डेवलप होती है, और हमें एक नेशन बनने की जरूरत है, और वो नेशन हम उस वक्त बन सकते हैं जब हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। आपको बहुत शुक्रिया। जी सर, जी सर, बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने ख्यालात का इजहार किया, और जो बहुत अच्छा आपने हमें जो कश्मीर के हवाले से बताया।
तो सर इसका मैं आप बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर, काफ़ी टाइम हो गया। तो सर मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, तकरीबन 1 मिनट का जो हमें जो हमारे जो देखने वाले उनको पैगाम दे दें, छोटा सा एक पैगाम दे दें अच्छा सा। जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को और स्पेशली मैं नौजवानों को, जिसकी आप भी नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं, मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूंगा, बल्कि पैगाम नहीं देना चाहूंगा, पैगाम तो बड़े लोग देते हैं। मैं जो नौजवानों से एक बात शेयर करना चाहूंगा कि हम भी नौजवान थे और हमने अपने बुजुर्गों का, अपने सीनियर्स का एहतराम किया और उनसे सीखने की कोशिश की। तो एक छोटी सी बात कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और दूसरी बात, लोग तुम्हें भी मानेंगे, औरों को तस्लीम करो। तो अगर आप अपने सीनियर्स का एहतराम करेंगे, अगर आप अपने बड़ों से सीखेंगे, तो आने वाला वक्त होगा जब आपके छोटे आपसे सीखेंगे और आपका एहतराम करेंगे। जी साथ साथ एक छोटी सी बात जो कल भी मैंने की थी, वो ये कि अब हम एक डिजिटल ईरा में जा रहे हैं, जा चुके हैं, लेकिन हमारी आने वाली नस्ल जब आएगी तो वो शायद इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलो करेगी। जी तो अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ ले, क्योंकि जो वक्त के कदम से मिलाते नहीं कदम, आवाज दे रहे हैं अपनी खजा को हाथ। तो इसलिए इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ें, इसको सीखें, क्योंकि यही आगे की दुनिया है और यही आपकी दुनिया है जो जिसने कल पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज हमने आपका बहुत सारा टाइम दे दिया, आपको कीमती वक्त जो है आपने हमें अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। फिर ईमान अल्लाह। सर आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू अहमद। जी।